नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकरण सहायक आचार्य EFM। आज हम बीकॉम पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यवसाय अर्थशास्त्र में यूनिट संख्या 3 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम दीर्घकाल में उत्पादन फलन लॉन्ग टर्म में प्रोडक्शन फंक्शन का हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमने आज का जो टॉपिक चुना है वो है पैमाने का प्रतिफल, रिटर्न टू स्केल। पैमाने के प्रतिफल, जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में हमने चर्चा की थी कि समोत्पत्ति वक्र क्या होता है और समोत्पत्ति वक्र की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। उसी क्रम में हम पैमाने के प्रतिफल का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर दीर्घकाल में ही ये पैमाने के प्रतिफल को क्रियान्वित किया जाता है। किस प्रकार से? क्योंकि समोत्पत्ति वक्र में हमने बात की थी कि उत्पादन के साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन समान मात्रा में जब प्रोडक्शन किया जाता है, इसी क्रम में हम पैमाने के प्रतिफल में देखेंगे। तो पैमाने के प्रतिफल से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर तात्पर्य है कि उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन करने से जो उत्पादन में परिवर्तन होता है वो ही पैमाने का प्रतिफल कहलाता है। कैसे? उत्पादन के साधनों में क्या करना है अपने को? परिवर्तन। जब उत्पादन के साधनों में जब परिवर्तन जब किया जाएगा, क्योंकि जब समान अनुपात में उत्पादन के साधनों में क्या किया जाएगा? साधनों को, उत्पादन के साधनों को या उत्पादन के समान साधनों में क्या करना है अपने को? परिवर्तन करना है। उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन करके जब उत्पादन में जो परिवर्तन होगा वो होगा, तो उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन करने पर उत्पादन के सभी साधनों को समान अनुपात में परिवर्तन अपने को किया करने से उत्पादन में जो परिवर्तन हुआ, किसमें? प्रोडक्शन में। वही क्या कहलाएगा? पैमाने का प्रतिफल। उत्पादन के साधन, जैसे मैंने आपको बताया, उत्पादन के साधन 5: भूमि, श्रम, साहस, पूंजी, प्रबंध। ये क्या है? उत्पादन के साधन हैं। इनमें अपने को परिवर्तन समान अनुपात में परिवर्तन करने से उत्पादन में जो परिवर्तन होगा वो उत्पादन फलन। उत्पादन के सभी साधनों में केवल दीर्घकाल में ही परिवर्तन करना है। किसमें? दीर्घकाल में। लॉन्ग टर्म में ही परिवर्तन होगा, लॉन्ग टर्म पीरियड में ही। तो इस प्रकार से जब पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकाल उत्पादन फलन से होता है तो पैमाने के प्रतिफल अपने सामने 3 प्रकार के होते हैं। पैमाने के प्रतिफल कितने प्रकार के हो गए? यहाँ पर इसके प्रकार कितने हो गए? 3 प्रकार। पहला है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल। पैमाने के घटते प्रतिफल। तीसरा है पैमाने के घटते प्रतिफल। इन तीनों को एक और भी रूप हो जाता है जो आपके पाठ्यक्रम में पैमाने के बदलते प्रतिफल। मुख्यतः हम 3 प्रतिफलों के बारे में चर्चा करेंगे। पैमाने के बढ़ते, पैमाने के घटते, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इसे अपन इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल भी कहते हैं। पैमाने के स्थिर प्रतिफल, पैमाने के स्थिर फिक्स्ड, इसमें फिक्स्ड रिटर्न टू स्केल भी अपन कह सकते हैं, इसमें कंस्टेंट भी कह सकते हैं।
कंस्टेंट रिटर्न टू स्केल, पैमाने के घटते हुए, डिमिनिशिंग भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें घटता प्रतिफल है, पैमाने के घटते हुए प्रतिफल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। ये 3 प्रकार के अपने सामने हैं और एक बदलते हुए प्रतिफल, पर 3 के बारे में हमने चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल क्या होंगे? जब उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में परिवर्तन किया जाता है तो उसे अधिक अनुपात में उत्पादन में क्या करना है? वृद्धि करना है। तो इसे हम पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के नाम से जानते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें, यदि उत्पादन के सभी साधनों को दुगना कर दिया जाए और इससे उत्पादन बढ़कर दुगने से अधिक हो जाए तो यह पैमाने का बढ़ता प्रतिफल कहलाता है। कहने का मतलब ये है, उत्पादन के साधनों के अनुपात में हमें परिवर्तन करना है, उससे अधिक अनुपात में उत्पादन में जब वृद्धि होती है तो इसे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के रूप से जानते हैं। वो किस प्रकार से? यहाँ पर हम लेंगे पूंजी श्रम। पूंजी श्रम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में हम परिवर्तन करेंगे उससे अधिक अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होगी तो इसे हम पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के नाम से जानते हैं। जैसे कि उत्पादन के सभी साधनों को दुगना कर दिया जाए तो उत्पादन भी दुगने से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर श्रम के इकाइयाँ आ गई। ये अपना पैमाने का प्रतिफल 5, प्रोडक्शन 10, 15, 20, तो ये बढ़ता जाता है। अपना प्रोडक्शन भी क्या होता है? उसी अनुपात में बढ़ता है। इसे अपन पैमाने को बढ़ता हुआ प्रतिफल कहते हैं। पैमाने का बढ़ता प्रतिफल, इंक्रीज इन रिटर्न टू स्केल के रूप में कहा जाता है। तो इस प्रकार दूसरा है पैमाने का स्थिर प्रतिफल। पैमाने के स्थिर प्रतिफल की हम बात करें तो उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में परिवर्तन किया जाए उसी अनुपात में उत्पादन में परिवर्तन हो जाए तो ये पैमाने के स्थिर प्रतिफल कहलाते हैं। कैसे? उदाहरण के रूप में सभी साधनों को दुगना करने पर उत्पादन भी पहले से दुगना होने लगे तो यह पैमाने का स्थिर प्रतिफल कहलाएगा। समान अनुपात में स्थिर, ये सेम आ गए अपन अपना श्रम पूंजी, स्थिर कांस्टेंट 5, 10, 15। तो इस प्रकार से हम ये इकाइयाँ आ गई अपनी प्रोडक्शन की इकाइयाँ। तो पैमाने के यहाँ पर स्थिर प्रतिफल का रूप माना जाता है कि उसी अनुपात में परिवर्तन होते हैं तो इससे पैमाने का स्थिर प्रतिफल। तीसरा हम बात करें पैमाने का घटता प्रतिफल। तो उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है उससे कम अनुपात में उत्पादन में क्या होती है? वृद्धि होती है। यह पैमाने का घटता प्रतिफल कहलाता है। उदाहरण के रूप में देखें कि उत्पादन के साधनों को दुगना करने पर उत्पादन दुगने से कम हो तो इसे हम पैमाने का घटता प्रतिफल कहेंगे। तो इस प्रकार से ये अपना बनेगा पूंजी श्रम। पूंजी श्रम आ गई। ये पैमाने का घटता प्रतिफल होगा। तो ये पैमाने के प्रतिफल हैं जिसे हम रेज लाइन भी इसे अपन कहते हैं। अब पैमाने के बदलते हुए प्रतिफल की बात करें। पैमाने के बदलते हुए प्रतिफल में पैमाने के तीनों स्थिति इसमें सामने आती है: वृद्धिमान, समता और ह्रासमान प्रतिफल। इसे बढ़ते प्रतिफल, स्थिर प्रतिफल, पैमाने के घटते प्रतिफल के रूप में भी इसे अपन कहा जा सकता है। तो इसे हम पैमाने के बदलते हुए प्रतिफल की संज्ञा भी इस प्रकार से हम देंगे। इसमें तीनों को सम्मिलित करेंगे। 5, 10, 15, 20 ये पैमाने का अपना बढ़ता हुआ प्रतिफल हो गया। यहाँ पर पैमाने का समता हुआ प्रतिफल हो गया।
ये पैमाने का घटता हुआ प्रतिफल हो गया। तो ये तो बढ़ता हुआ, ये समता स्थिर, ये घटता हुआ। तो इसे अपन पैमाने के बदलते हुए भी कहते हैं, इसे अपन ह्रासमान प्रतिफल भी कहते हैं। ह्रासमान प्रतिफल ही इसे अपन कहते हैं। यहाँ पर पूंजी और श्रम को शामिल किया गया। तो इस प्रकार हमने आज पैमाने के विभिन्न प्रतिफलों के बारे में हमने चर्चा की, जो कि आपके एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं, और पैमाने के विभिन्न प्रतिफलों के बारे में लागू करें। अब पैमाने के विभिन्न प्रतिफलों के घटते प्रतिफल के लागू होने के कारण भी हैं। पहला है प्रबंध की जटिलताएं, दूसरा है निर्णय लेने व लागू करने में विलंब होता है, पैमाने की अनियमितताएं, श्रम संबंधी समस्याएं, साहसी का स्थिर रहना और अन्य कारक सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार ये पैमाने के प्रतिफल में शामिल है। तो हम आज के इस वीडियो में हमने चर्चा की, और एक पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के लागू होने के कारण भी हैं, जिसमें पहला है अविभाज्यताएं, इंडिविजुअलिटीज़। अविभाज्य होने से भी ये लागू होता है, एक आकार की कुशलता के रूप में। तीसरा, विशिष्टीकरण को ही लाभ मिलता है, एक आंतरिक व बाह्य बचते हैं, और आंतरिक बचते और बाह्य बचतों को इसमें शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से ये पैमाने के बढ़ते, बदलते हुए घटते प्रतिफल हैं। तो हमने आज के इस वीडियो में हमने चर्चा की कि पैमाने के बढ़ते घटते प्रतिफल के रूप में कौन कौन से। तो इसी क्रम में हम नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे आगम विश्लेषण के बारे में, कि रेवेन्यू एनालिसिस क्या है, आगम विश्लेषण किसे कहते हैं, जिसमें कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगमों के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर आगे हम चर्चा करेंगे लागतों के बारे में, रेवेन्यू कॉस्ट लागत कौन कौन सी हैं, और अल्पकालीन और दीर्घकालीन लागतों के बारे में भी हम विस्तृत रूप से नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा की, जिसमें दीर्घकाल में उत्पादन फलन में पैमाने के प्रतिफल, रिटर्न टू स्केल्स को हमने 3 भागों में बांटा गया मुख्यतः, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल, पैमाने के घटते प्रतिफल। इसमें हमने उत्पादन के सभी साधनों को समान अनुपात में परिवर्तन करने से जो उत्पादन में जो परिवर्तन हुआ, उसे हम विभिन्न प्रकार के डायग्राम्स के बारे में चर्चा की, जिसमें बढ़ते हुए प्रतिफल में उत्पादन के साधनों में वृद्धि करने में, जो उत्पादन में अधिक प्रोडक्शन में वृद्धि हो वो बढ़ते, इसमें समान रूप से साधनों में भी और प्रोडक्शन में भी वो हो गया अपना स्थिर। घटते में उत्पादन के साधनों में वृद्धि करने से जो प्रोडक्शन में जो कमी आती है, वो पैमाने के घटते प्रतिफल की रूप में, संज्ञा के रूप में दर्शाया गया है। तो इस प्रकार बिजनेस इकोनॉमिक्स में अपने यूनिट संख्या 3 में मुख्य रूप से जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि ये आपके एग्ज़ाम में इसका भी प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं। तो हम जो 3rd यूनिट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की जब बात करें, तो वो हैं, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके बनता है मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रेणियों में, कि उत्पत्ति ह्रास नियम की सचित्र व्याख्या कीजिए, या पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं, अल्पकालीन लागतें की सचित्र व्याख्या कीजिए और इसका आगम से क्या संबंध है, और दीर्घकालीन लागतें किसे कहते हैं, और दीर्घकालीन लागतें यू आकार की क्यों होती है। तो हमने ये चैप्टर जो है मेन इनको हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। इसी क्रम में हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में यूनिट 4 में हम चर्चा करेंगे पूरे मार्केट्स की, बाज़ार, पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार, एकाधिकार, विवादात्मक एकाधिकार, इसमें मूल्य निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, वो हम मार्केट्स के बारे में अध्ययन करेंगे यूनिट संख्या 4 में। और यूनिट संख्या 5 में हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें राष्ट्रीय आय, ब्याज, रोजगार और भी विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत, लाभ, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो पढ़ेंगे हम यूनिट संख्या 5 में। तो इस प्रकार आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स में यूनिट संख्या 3 में जो मुख्य जो कंटेंट हैं, उनके बारे में हमने आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा की। तो अगले वीडियो में
आपसे मिलेंगे आगम विश्लेषण चैप्टर लेके। तब तक के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।